केटीवी और हंडे की साझा पहल समर्थ में आपका स्वागत है। ये दिव्यांगों के लिए समान अधिकारों की एक पहल है। इस पहल के माध्यम से हमने कई जरूरी चर्चाओं को अपने कार्यक्रम में शामिल किया, जैसे समावेशी स्कूलों और बेहतर एक्सेसिबिलिटी के लिए यूनिवर्सल डिजाइन को लागू करने की जरूरत। और आज हम बात करने जा रहे हैं डिसेबिलिटी रिप्रेजेंटेशन इन पॉपुलर कल्चर पर। लोकप्रिय संस्कृति में दिव्यांगता का प्रतिनिधित्व समय के साथ विकसित तो हुआ है, लेकिन अभी भी इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशंस की बात करें तो मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदारी वही लोग ले सकते हैं जिनके पास इससे जुड़े वास्तविक अनुभव हैं। फिल्म और टेलीविजन उद्योग और पॉपुलर कल्चर के दूसरे इलाकों में डिसेबिलिटी रिप्रेजेंटेशन को किस तरह ऑथेंटिकली सामने लाया जा सकता है, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में भवेश पटेल, जो सॉफ्टवेयर एक्सेसिबिलिटी टेस्ट इंजीनियर हैं। भवेश भारत में फैशन एड शूट के लिए कमीशन पाने वाले एकमात्र फोटोग्राफर हैं। अभिषेक अनेका राइटर, पोएट और स्पोकन वर्ड परफॉर्मर हैं। अभिषेक आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को अ पर्सन विद डिसेबिलिटी से और क्रॉनिक इलनेस से। उन्होंने हाल ही में ऑथर किया है द ग्रामर ऑफ माई बॉडी। सुरेश त्रिवेणी, उन्होंने 2022 में फिल्म जलसा को डायरेक्ट किया था। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूर्या कासी बाटला, वो एक न्यूरो डाइवर्जेंट एक्टर हैं। उन्होंने एक बॉलीवुड फिल्म में काम किया है, वो कंटेंट क्रिएटर हैं और कोडिंग इंस्ट्रक्टर भी हैं। भवेश, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने 2009 में ब्लाइंड विद कैमरा की ट्रेनिंग शुरू की थी, उसके बारे में बताइए और आप किस तरह अपने लेंस को इस्तेमाल करते हैं ताकि आप लोगों से बातचीत कर सकें। देखिए, मैंने जर्नी जो स्टार्ट की थी 2009 में ब्लाइंड विद कैमरा, ये पार्थो भौमिक सर जिन्होंने ये स्टार्ट किया था। तो मैंने उसी दौरान 2009 में जब मैं ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर में था, तभी मैं प्रोफेसर मतलब पार्थो सर आए और उन्होंने ब्लाइंड विद कैमरा फोटोग्राफी का एक सेशन होगा करके बताया हम लोग को। और मेरे लिए लाइक इससे बिकॉज मैं इससे पहले थोड़ा विजुअल आर्ट के बारे में थोड़ा बहुत मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं था, बट थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था इस बारे में कि किस मतलब ये ऐसा आर्ट है जो मतलब मैं चाहता तो हूँ कि मैं विजुअल वर्ल्ड को देखूँ, बट उसे मैं आज तक नहीं देख सका ठीक तरह से। सो उसमें मैंने इनरोल किया वो कोर्स में। एंड उसके बेस्ट पार्ट वो था उस ट्रेनिंग का कि लाइक हमें कोई भी रिजल्ट्स नहीं दिखाए जा रहे थे। जो भी हम लोग कैप्चर कर रहे थे बस वो कैमरा में ही तक ही सीमित था। और हमें 10-1.5 महीने के बाद जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, उसके बाद सारे रिजल्ट्स दिखाए गए। एंड हाँ, जो भी ट्रेनिंग में इन्वॉल्व लोग थे मेरे साथ में, मैं या फिर मेरे फ्रेंड्स, उनको जब सर ने ये फीडबैक दिया लाइक कि आपके फोटोग्राफ्स किस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किए बेसिकली जो फोटोज़ हमने लिए थे। सो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ में जब मुझे थोड़े होप्स लगने लगे, विजुअल आर्ट में इंटरेस्ट थोड़ा जगने लगा लाइक फोटोग्राफी में, कि ये कोई चीज़ है जो शायद मैं चाहता हूँ एक लाइफ समाज में एक संदेश पहुँचाना कि जो आप सोचते हैं कि हमेशा डिसेबल्ड पर्सन एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जीता है, उससे ऊपर उठने का ये एक बहुत अच्छा मौका है, इसे मैंने सोचा। एंड देन आई स्टार्टेड मुझे फिर बाद में अपॉर्चुनिटीज़ मिला, तो वो चीज़ जो मैं प्रूव करना चाहता था वो मुझे मौका मिल गया एक अच्छा तरह। आपने प्रूव किया और कितने और लोगों को इंस्पायर किया। आई थिंक वही होता है जो मन होता है करने का। आपने बहुत सही कहा। अभिषेक, आप एक रिसर्चर है, आप डिसेबिलिटी और जेंडर पर काम करते हैं, आप एक पोएट भी है, आप एसेज लिखते हैं, शॉर्ट फिल्म भी आपने हाल ही में की है और आपने किताब भी लिखी है। अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं कि आपका काम किस तरह इम्पैक्ट करता है। 10 साल पहले मैंने एक कविता लिखी थी, उसमें मैंने कहा था मेरे शरीर का व्याकरण अलग है, गलत नहीं। और शायद मैं दुनिया से कह रहा था, पर उससे ज़्यादा मैं अपने आप से कह रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक विकलांग व्यक्ति का जो व्याकरण है वो अलग होता है और उसकी लिखाई अलग होती है, और ये उसकी गलती नहीं है कि समाज उसको पढ़ नहीं पाता है। तो अभी तक मैंने जो भी किया है वो एक तरह से एक एक्सटेंशन है जो भी मैं जिया हूँ, मेरे लिव्ड एक्सपीरियंस का, तो उसी के बारे में मैं लिखता हूँ। और मुझे लगता है कि उस व्याकरण को कितनी सुंदरता से पेश किया जा सकता है। जितने भी आपके दिनचर्या में जो भी आपके स्ट्रगल्स होते हैं, उन सब को आप
अच्छी तरह बताइए, समाज के साथ बांटिए, ताकि समाज समझे कि ये भी एक इंसान है जिसके ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, जिसके ज़िंदगी में कई कठिनाइयाँ होती हैं, पर ये इंसान है जिसे प्यार चाहिए, जिसे मोहब्बत चाहिए, जिसे एक्सेप्टेंस चाहिए। तो आई थिंक मोर और लेस इसी थीम पर हर एक काम जो मैंने किया है वो किया है। और फिर जैसे जैसे अपने आप में ये आदमी को कॉन्फिडेंस आते जाता है कि ठीक है, मेरी गलती नहीं है कि मैं विकलांग हूँ, और ये बहुत ज़रूरी होता है एक स्टेज, हर एक विकलांग व्यक्ति इस प्रक्रिया से गुजरता है। जी। और तब फिर वो अलग अलग चीज़ें कर सकता है, एक्टिंग कर सकता है, स्पोकन वर्ड कर सकता है, और कर रहे हैं, अधिक बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और मैं लकी हूँ कि मुझे भी ऐसे मौके मिलते रहे ताकि मैं अलग अलग प्रैक्टिसेस के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहूं। नहीं, बहुत बहुत ज़रूरी है। अब आइए चलते हैं सुरेश से, पूछते हैं। सुरेश, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो अभी तक बॉलीवुड में कई पिक्चरें बनी हैं जिसमें जो कैरेक्टर्स डिसेबल्ड होते हैं, लेकिन उनके जो भूमिका निभाती है वो एक एबल्ड इंसान करता है। आपने सूर्या को जलसा में कास्ट किया, सूर्या को सेरेब्रल पॉल्सी है, ये डिसीजन आपने कैसे लिया? नहीं, वो कोई भी किरदार जैसे जब भी मैं लिखता हूँ तो वो किरदार से ही उसकी शुरुआत होती है। ओके, चूंकि मैं इस कंडीशन को बहुत क्लोजली जानता हूँ। ओके, समन जो मेरे बहुत करीबी एक रिश्तेदार है, ओके, जिनको ये कंडीशन है, तो शायद मेरे जहन में ये बहुत नेचुरली आया। ओके, और मैंने सिर्फ किरदार लिखा। मैं तो हमेशा जानता हूँ कि ये रिस्पॉन्स, आई मीन, ये अच्छी तरह, ये एक्चुअली सो कॉल्ड जो हम होते हैं नॉर्मल होते हैं। ओके, तो मैंने और कुछ ज्यादा सोचा नहीं। मैंने बोला कि नहीं, ऐसे ही एक लड़के को हम कास्ट करते हैं। और वो मेरी ब्रीफ थी मेरी कास्टिंग टीम को, और उन्होंने ढूंढ निकाला इस सुपरस्टार को, इसका नाम है सूर्या। बहुत अच्छी ढूंढ थी। और अब चलते हैं एक्टर के पास, जिन्होंने ये भूमिका निभाई थी। सूर्या, हमसे बात करने के लिए थैंक यू। धन्यवाद। आप बचपन से ही, सूर्या, आपका सपना था कि आप एक एक्टर बने। 4 साल की उम्र से आप सोच रहे थे कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। हमें अपने अनुभव के बारे में बताइए कि कैसी रही ये जर्नी, ऑडिशन से लेके जलसा की पूरी फिल्म की शूटिंग तक। बहुत अच्छा था। पहले जो मैंने मेरी मम्मी से बोला था कि मैं चाहता हूँ एक्टिंग करने के लिए, जब मैं 4 साल का था। अम, पर उस टाइम में मैंने नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा भी। पर जब ये लोग के बारे में मैंने सुना, तब मैं बहुत खुश था, क्योंकि ऐसे लोग कम लिख जाते हैं। और उससे मैं ऑडिशन करना चाहता था उस रोल के लिए। और वो बहुत यूनिक प्रोसेस था, क्योंकि वो मेरी पहली बार था कि मैं ऐसे कोई एक्टिंग कर रहा हूँ कैमरा के सामने। तो वो बहुत फन था। वो क्या कहते हैं, वो देखेंगे कि कैसे अकेला कैसे परफेक्ट करना है, कैसे अच्छी से एक्टिंग दिखाना है। अम, तो वो बहुत अच्छा प्रोसेस था। और जब मैं सेलेक्ट हुआ भी, तब डायरेक्टर सर ने बोला था कि तुम अपने एक्टिंग के एबिलिटी एक्टिंग के एबिलिटी से ही तुम सेलेक्ट हो। तो उससे मैं बहुत खुश था, क्योंकि कोई मेरी एक्टिंग एबिलिटीज को रिकग्नाइज और पहचान कर रहा है। अम, तो वो बहुत खुशी की बात थी। जब मैं इंडिया गया था शूटिंग के लिए, वो भी एकदम मस्त एक्सपीरियंस था। क्योंकि वहाँ हम सब लोग मुझे एकदम नॉर्मल, एकदम मुझे के साथ अच्छी तरीके से दिन भर कर रहते हैं। सूर्या को बहुत मज़ा आया। भवेश, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, उसने काफ़ी कुछ सीखा। आपका एक्सपीरियंस कैसे था जब आपने कटरीना कैफ के साथ, एक सेलिब्रिटी के साथ वो एड शूट किया? कितने चैलेंजेस थे, खासकर क्योंकि ये इसको एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला, गोल्ड एबी अवार्ड मिला, साथ ही गूगल ने भी इसको बेस्ट इन क्लास रेट किया था। तो क्या सीखा और कितने चैलेंजेस थे? देखिए, ये तो एक मिक्स्ड एक्सपीरियंस था मेरा, बिकॉज ऑब्वियसली मैं एक फर्स्ट टाइम कमर्शियल कर रहा था। सो जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने सोचा था फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जिससे या तो एक अच्छी इमेज जाएगी अक्रॉस सोसाइटी कि हम लोग कुछ अलग कर सकते हैं। जब आप सेट पे होते हैं देन यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम,
जो आपको शूट करना है और स्टार्स के लिए ऑब्वियसली उनका अवेलेबिलिटी एंड देन यू हैव टू डू इट थिंग्स इन वेरी लिमिटेड टाइम, तो थोड़ी नर्वसनेस थी, लेकिन उसमें पॉजिटिव चीज़ें भी हुई। फॉर एग्जांपल जब जो शूट कर रहे थे उस टाइम कटरीना के हाथ में उन्होंने कुछ फैब्रिक दिया हुआ था which was making a noise, which helped me understand where she is, how much distance she is away from me, और कौन से पोजीशन पे है एंड व्हाट पोजेस शी इज डूइंग। तो वो सब चीज़ें उसमें हेल्प कर रहे थे। एंड देन एक और चीज़ थी जो मुझे हेल्प की, विच वॉज लाइक व्हेन यू आर अ रेगुलर फोटोग्राफर और अ जनरल फोटोग्राफर, आप एक चीज़ को आप वो चीज़ ज़्यादा देखते हैं कि वो फोटो जो आप ले रहे हैं वो आप लेंस से देखते हैं, एंड यू आर कॉन्शियस अबाउट हाउ द लाइटिंग कंडीशंस वुड बी, हाउ द सराउंडिंग्स आर एंड ऑल दैट, वो आप थोड़ा कॉन्शियसली करते हैं। बट मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। आई वॉज वेरी आई वॉज वेरी बिंदास एक्चुअली, आपका माइंड खुला। हाँ, आई वॉज वेरी ओपन, एंड जो भी रिजल्ट आएगा आई विल एक्सेप्ट। और रिजल्ट बहुत अच्छा था भवेश, वो हम सब ने देखा। राइट। चलिए एक बार फिर से सुरेश के पास चलते हैं। सुरेश, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि भारतीय फिल्म या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दिव्यांग पात्रों और दिव्यांग अभिनेताओं की बहुत बड़ी कमी दिखाई देती है? क्या भारतीय सिनेमा इस बारे में समानता की भावना के साथ नहीं चलता है? आई थिंक सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात ना करके आई थिंक पूरे समाज में, आई थिंक क्योंकि वो इस बात से आती है कि हमको हम वेरिय बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, हमारे समझ नहीं है उसकी। ओके, और जब तक आप समझोगे नहीं तो आप लिखोगे क्या? ओके, और हम हमेशा क्या करते हैं कि हम ज्यादातर वही कहानियां कहते हैं जो हम आमतौर में देखते हैं, ओके, या आमतौर पर महसूस करते हैं। तो हमारी कहानियां ज्यादातर शादियों के बारे में होती है, स्पोर्ट्स के बारे में होती है, रोमांस के बारे में होती है। ओके, तो हम कभी भी शायद जिस दिन कहानियां बनने लगेंगी, ओके, जहाँ पे किरदार का एक बहुत अहम रोल होगा, ओके, उस दिन शायद हम और कहानियां कहेंगे। बट एज ऑफ नाउ मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। आई थिंक इट्स ये पूरे हमको बचपन से ही नहीं बताया जाता है, ओके, कि ये कंडीशंस क्या होता है। हम बहुत ही ब्रॉडली उसको डिवाइस कर देते हैं कि ये एबल्ड है, ये डिसेबल्ड है, ओके, और जिसके कारण फिर कुछ स्कोप ही नहीं बचता है। सुरेश ने जो बताया वो हमने सुना। अभिषेक, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दिव्यांग अभिनेताओं को क्यों नहीं कास्ट करती? क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं? और अगर और भी कुछ आप ऐड करना चाहेंगे। अधिकतर क्रिएटिव जो होते हैं उनके दिमाग में विकलांगता है ही नहीं, वो सोचते ही नहीं विकलांग लोगों के बारे में। जैसा कि सुरेश ने कहा, अगर वो किसी विकलांग को जानते थे इसीलिए उन्होंने उनके दिमाग में आया, तो आई थिंक पहला स्टेप तो यही होगा कि अधिकतर जगह विकलांग और जाएं, स्कूल कॉलेजों में जाएं, एक्सेसिबिलिटी अच्छी हो ताकि वो हर जगह पहुंच पाए, बाजारों में जाएं, मॉल्स में जाएं, ताकि लोग देखें कि दिव्यांग लोगों से बात करें, मिलें, दोस्ती करें। और दूसरी बड़ी बात है कि वो स्टीरियोटाइप इसलिए भी बन गया है, या तो आप उन्हें पिटी का के लिए यूज़ करते हो या फिर उन्हें इंस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हो। इस बाइनरी, ये जो द्वंद्व है, इसके पार जाना ज़रूरी है और सोचना ज़रूरी है कि दिव्यांग लोग भी वैसे ही हो सकते हैं, जैसा कि वो हंस खेल सकते हैं, वो अच्छे रोल कर सकते हैं, बुरे इंसान का किरदार कर सकते हैं, तो वो आने ज़रूरी है। और तीसरी ऑफ कोर्स एक्सेसिबिलिटी जनरली जैसे ही इम्प्रूव होगी, अगर लोग सोचने लगेंगे, रियली एम्पैथाइज करेंगे इस बात को कि डिसेबल्ड पर्सन क्या, व्हाट डू दे गो थ्रू, तो फिर अपने आप ये सब चीज़ें सुधर जाएंगी। तो अभी तो सोच में ही नहीं है विकलांग लोग। जब तक सोच में नहीं होंगे तब तक बहुत मुश्किल है। सोच से शुरुआत होती है और शायद यही हमारी पहल की कोशिश है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जानेंगे कि इन सब सवालों के समाधान आखिर क्या हैं। देखते रहिए समर्थ बाय हांडे की एक खास पहल। ब्रेक के बाद आपका एनडीटीवी और हांडे की साझा पहल समर्थ में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं पॉपुलर कल्चर में ऑथेंटिक डिसेबिलिटी रिप्रेजेंटेशन की।
भवेश, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हम सॉल्यूशंस की अगर बात करें, एडवर्टाइजिंग या फोटोग्राफी की अगर बात करें, जी। मॉडल्स हो या फोटोग्राफर्स हो, उसकी रिप्रेजेंटेशन अभी कहाँ है? इसको हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं? ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने ये चैलेंज है कि एक्सेप्टेंस, जो डिसेबल्ड जैसा है उसे एक्सेप्ट करना और उसके साथ में उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना, राइट? वो चीज़ अभी फ़िलहाल तो मुझे दिख नहीं रही है। तो जैसे मैंने एग्जांपल देता हूँ हमेशा लोगों को, लाइक आप कोई डॉक्टर के पास जाते हो, ही इज़ अ न्यू डॉक्टर, तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा हेजिटेट करते हो, ये कैसे, हाउ वुड इट बी ही बीइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड ऑल, या कोई भी चीज़ नहीं हो तो उसे ट्राई करने के लिए लोग हेजिटेट करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है, फोटोग्राफी हो या चाहे कोई भी और चीज़ क्यों ना हो, लेकिन उसको ट्राई करने के लिए फ़िलहाल लोग, एक तो एक्सेप्टेंस नहीं है और दूसरी चीज़ ट्राई करने के लिए हेजिटेशन बहुत है। इसमें इसमें बहुत बड़ा रोल अवेयरनेस का है, सेंसिटाइजेशन का है, जो लोगों को है नहीं फ़िलहाल अभी, मतलब बहुत कम मुझे लगता है। इसकी बहुत ज़रूरत है लोगों को अवेयर करने की और सेंसिटाइज करने की। अगर आप हर चीज़ पॉजिटिव एंगल से देखोगे तो प्रॉब्लम्स कहाँ है वो नहीं समझ पाओगे। जी, सो बहुत So, ज़रूरी है अवेयरनेस के साथ-साथ आई थिंक चांस देना, ये एक आई Correct. थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम उठाना चाहेंगे। अभिषेक, आपसे पूछना चाहूँगी कि जो ये शो देख रहे हैं, कितना ज़रूरी है, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन इन मीडिया एंड आर्ट, और ये किस तरह पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है टू चेंज द परसेप्शंस? मुझे लगता है कि पहली बात जो ऐसा दिखाना ज़रूरी है कि विकलांग व्यक्ति भी एक व्यक्ति है, जी, जो कभी-कभी भूल जाते हैं लोग। तो आजकल होता ये है, क्योंकि ज़माना है इसमें 2 मिनट के फेम वाला है, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी हो, हर जगह। तो फिर ये बहुत ही ज़रूरी बन जाता है कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है डिसेबल लोगों का, उसमें ऑथेंटिसिटी हो, उसमें गहराई हो, उसमें बहुत सारे पहलू हों, केवल एक पहलू ना हो, केवल उनका एक पक्ष नहीं दिखाया जाए। ये नहीं दिखाया जाए कि केवल जो एक तरह का काम करते हैं वही अच्छे दिव्यांग है, जो घर से भी नहीं निकल पाता है, जो कि बेड पे पड़ा रहता है, क्योंकि बिस्तर पे पड़ा रहता है क्योंकि वो बीमार है, वो भी एक विकलांग है और उसमें भी बहुत ही क्षमता है। आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया किस तरह हर पहलू दिखाना चाहिए। और क्योंकि हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, सुरेश, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी एज अ डायरेक्टर, हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और ज़्यादा इंक्लूसिवनेस कैसे ला सकते हैं? लोगों को रूल्स पसंद नहीं है। फिर क्या होता है कि फिर एक जस्ट एक पॉइंट होता है कि आपको एक टिक मार्क होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं अच्छा है, रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम एक शॉट रख देंगे, कल को एक मान लो एक रूल आ गया, फिर वो एक फॉर्मेलिटी के सिक में होगी। आई थिंक ये क्योंकि ये एक और टाइम है जहां पे ओटीटी, सिनेमा, टेलीविजन, ऑल इतनी सारी कहानियां कही जा रही है। ये अपॉर्चुनिटी है, ओके, कि हम बहुत सारी कहानियां कह सकें और नई कहानियों ढूंढने का वक्त आ चुका है अभी ये, ओके। सो उम्मीद ये है कि शायद नेचुरली ये ट्रेंड आ जाए, ना भी आए तो आई थिंक मेरा पॉइंट ये है कि अगर सो कॉल्ड एबल फिल्म नहीं बना पा रहे हैं, ओके, तो मैं तो बोलता हूँ कि जो स्पेशली एबल्ड है वो बहुत केपेबल है फिल्म बनाने के लिए, ओके, लिखने के लिए, अभिनय करने के लिए, ओके। और जब वो एक दिन कोई एक ऑस्कर जीतेगा और जब या कोई राष्ट्रीय पुरस्कार जीतेगा तो फिर बातें होंगी। तो आई थिंक रूल चाहे हम कुछ भी कर लें, वो सिर्फ एक टिक मार्क रहेगा। हमको सेंसिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी, हमको बचपन से सीख देनी पड़ेगी, हमको समझाना पड़ेगा, हमको वहां पे अगर हम इंक्लूसिविटी को ध्यान देना स्कूल के अंदर, फिर आई थिंक सब कुछ सही हो जाएगा। सूर्या, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमने सॉल्यूशंस की बात की, लेकिन एक्टिंग को लेकर आप कितने सीरियस है? भविष्य में इसके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? हाँ, तो उसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। फिर सर ने बहुत सही बात कही थी, कहा था पर वो नर्सरी बस बस इक्वालिटी और एम्पैथी के साथ अगर आप बिहेव करोगे ना तो सब तो रिप्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो वो मेरा व्यू पॉइंट है। और
जैसे कि मैं एक्टिंग के बारे में, तो अभी तो कुछ नहीं है, पर मैं हमेशा ओपन हूँ कोई भी रोल प्ले करने के लिए, तो बस। सूर्या अभी रोल्स नहीं है, लेकिन आई एम श्योर जल्द ही रोल्स आएंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। और हमारे से बात करने के लिए सूर्या सुरेश बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक भवेश, आप स्टूडियो में आए, हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। जगह, पेशा या शौक कोई भी हो, उसमें दिव्यांगता को लेकर हमारे समाज में किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। हमारी दुनिया ऐसी होनी चाहिए जहां सभी लोग समानता के आधार पर उसमें शामिल हो, जहां दिव्यांगों का हाथ विश्वास से थामा जाए, इस एहसास के साथ कि महत्व हम सबका है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारियों के साथ हमारे अधिकार भी सम्मान हैं। अभी के लिए इतना ही। बातचीत की ये ज़रूरी श्रृंखला आगे भी चलती रहेगी और हम एक बेहतर समाज के निर्माण की दिशा में अपने सफ़र में यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। समर्थ बाय हंडे की इस पहल में आपका सहयोग हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।